going to discuss reliability and validity. Okay, we're going to understand these concepts in detail. See, basically these are the two parameters. These are the two important parameters that determine the correctness and effectiveness. That determine the correctness and effectiveness of an observation. कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसकी इफेक्टिवनेस कैसे जान पाओगे? रिलायबिलिटी से और वैलिडिटी से, ठीक है? और इट इज़ यूजफुल फॉर अ रिजल्ट, ठीक है? देखो, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी को हम समझते हैं सबसे पहले. रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिसर्च टूल. किसी भी रिसर्च टूल की ये कंसिस्टेंसी को दर्शाता है. किसी भी रिसर्च टूल या किसी भी रिसर्च मेथड के कंसिस्टेंसी को ये दर्शाता है. आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिसर्च टूल और मेथड. देखो क्या होता है, इफ अ स्टडी इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस. एक स्टडी है, उसको आप रिपीट कर रहे हो बार बार, सेम कंडीशंस रख रहे हो, कंडीशंस भी सेम है, लेकिन आपने उसको बार बार रिपीट करवाया, ठीक है? बार बार आप उसको टेस्ट कर रहे हो और वो बार बार सेम रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है? जितनी बार आपने किया, इन सब ने आपको उन्हीं सेम कंडीशंस में सेम रिजल्ट दिया, ठीक है? तो उसे हम कहेंगे कि यार ये रिलायबल है, दिस इज रिलायबल इन नेचर, ठीक है? यानी कि रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? सिंपल तरीके से समझो, सेम रिजल्ट निकल रहा है बार बार, चाहे आप कितनी बार भी उसको रिपीट कर रहे हो, कि टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको सेम रिजल्ट दे रही है, ठीक है? सो इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, इट इज़ अ कंसिस्टेंसी ऑफ रिसर्च टूल और मेथड, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल्स हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं. एक क्वेश्चनएयर है, ठीक है? इफ अ क्वेश्चनएयर ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लेट्स टेक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. एक क्वेश्चनएयर हो रहा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में, और ये बार बार सिमिलर रिस्पॉन्स दे रहा है. जितनी बार आप ये एक क्वेश्चनएयर आपने दिया है, और जितनी बार आप दे रहे हो ये क्वेश्चनएयर करने को, फिल करने के लिए दे रहे हो, ये आपको सिमिलर रिस्पॉन्सेस दे रहा है, ठीक है? सिमिलर responses दे रहा है. Whenever you're administering it to the same group and you're giving it to the same group and the responses are similar, it is known as reliable. और जितनी बार भी, यानी कि even at different times, आज आपने इसको, ये क्वेश्चनर आपने एक ग्रुप को दिया, ठीक है? अंडरस्टैंड करो इसे इस तरीके से. ये आपने ग्रुप को दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी को. आपने कहा कि यार मैं इस सेम ग्रुप पे ही, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पे ही जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं देखूंगा कि रिस्पॉन्सेज क्या निकलते हैं. टॉपिक क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, ठीक है? जितनी दफ़ा आपने दिया, जितनी बार आपने इनको वो क्वेश्चनएयर पकड़ाया, क्वेश्चनएयर दिया, उतनी बार सेम रिस्पॉन्स आया. तो इसमें दो चीज़ें, कि सिमिलर रिस्पॉन्स आ रहा है बार बार, अगेन एंड अगेन, और आप सेम ग्रुप को, अब ये बात नहीं होनी चाहिए कि ए और बी ग्रुप को आप पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो अब आपने ग्रुप सी को देख लिया, तो आंसर तो ऑब्वियसली फिर डिफरेंट आएगा. उनकी अपनी थिंकिंग, अपना थॉट प्रोसेस होगा, तो वो बार बार चेंज तो हो सकता है, क्योंकि पहले कुछ और होगा. आपने ग्रुप ए को स्टडी किया है, अब आप ग्रुप सी को नहीं कर सकते हो. तो बात यही है कि अपने सेम ग्रुप पे, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रख लीजिए. सेम ग्रुप को आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, वो आपको सिमिलर रिस्पॉन्सेज बार बार देखने को मिल रहे हैं एट डिफरेंट टाइम्स, और वो चीज़ बताता है कि ये रिलायबल है, ठीक है? हम एक और एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास ना एक वेइंग मशीन होती है, यहाँ पर उसमें पूरा ऐसे 0 to 100 kg का दिया होता है, और जब आप अपने पाँव रखते हो, तो बार बार आपने देखा एक सिमिलर रिस्पॉन्स आता है. अगर आपका 50 kg आपका वेट आ रहा है, आप दूसरी बार खड़ोगे, अगेन इट विल बी 50, तीसरी बार खड़े होगे, और अगर आप कहोगे यार ये रिलायबल है, मशीन रिलायबल है, ठीक है? तो हर बार वो आपको एक सेम वेट दे रही है. अगर आपका अभी जैसे 35 निकल रहा है, बाद में 45 निकल रहा है, फिर 65 वेट निकल रहा है, तो आप बोलोगे दिस मशीन इज़ नॉट रिलायबल, इट इज़ नॉट वर्किंग, ये ख़राब हो गई है ना, आप उसी टाइम पे बोल दोगे.
तो मशीन को आप रिलायबल कब बोलोगे? जब वो आपको सेम अगेन एंड अगेन सेम रिस्पॉन्स सेम वेट बार बार दिखा रही है। ठीक है, देखो रिलायबिलिटी के ना 2 टाइप्स हैं, 2 इसकी ब्रॉडर टाइप्स हैं जो आप यूपीएससी के कंटेक्स्ट में पढ़ते हो, और 2-3 टाइप्स आप इसकी कह लो कि आपने आई थिंक ये ना साइकोलॉजी की बुक में अगर आपने पढ़ा होगा तो आई डोंट नो यू गाइस हैव स्टडीड साइकोलॉजी और नॉट, उसमें ये टाइप्स दी हुई हैं। तो मैं आपको दोनों टाइप्स कराऊंगी, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। पहले हम थोड़ी सी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ लेते हैं टाइप्स को, फिर हम ब्रॉडर वाली को कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी कौन कौन सी आ गई? टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। पहली क्या है? टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। सिंपल हम तरीके से समझेंगे और इजीली मतलब फास्ट कवर करेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिस वन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी कंटेक्स्ट। ये आपको एनसीईआरटीज़ वगैरह में मिल जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये कवर करा रही हूँ। बट इसकी जो ब्रॉड टाइप्स जो इंपॉर्टेंट है वो टेम्पोरल रिलायबिलिटी और कंपैरेटिव रिलायबिलिटी, एंड दैट टू आई एम गोइंग टू कवर। ओके, तो इसलिए जल्दी समझ लेते हैं। टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी क्या होता है? आप सेम टेस्ट कर रहे हो, बार बार सेम टेस्ट कर रहे हो एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग वक्त में। एक आपने सुबह कर लिया, एक शाम को कर लिया, एक 5 दिन के बाद कर लिया, एक हफ्ते के बाद कर लिया, और आपने सेम टेस्ट किया, ठीक है, इसे कहते हैं टेस्ट, रीटेस्ट। टेस्ट को रीटेस्ट करना, बार बार रीटेस्ट करना। दूसरा है इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? आपने डिफरेंट रिसर्चर्स को यूज किया है, डिफरेंट रिसर्चर्स का यूज करना टू रिकॉर्ड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस। रिकॉर्ड सिमिलर यानी कि डिफरेंट रिसर्चर्स हैं लेकिन वो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें, बार बार एक ही चीज़ को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन हर कोई इंसान अलग है, रिसर्चर अलग अलग है, फिर भी जो ऑब्जर्वेशन है वो सिमिलर निकल कर आ रही है, ठीक है। तीसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है? किसी भी स्केल में आप कह सकते हो, क्वेश्चंस इन अ स्केल मेजर द सेम थिंग, बार बार वही चीज को मेजर करना, सेम थिंग को मेजर करना, ठीक है। और रिलायबिलिटी ना आपको क्वांटिटेटिव में ज़्यादा देखने को मिलेगी। रिलायबिलिटी इन सोशियोलॉजी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हाई इन क्वांटिटेटिव मेथड्स। इट इज हाई इन क्वांटिटेटिव मेथड्स। आगे हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गया जैसे सर्वे कह लो, सेंसस और क्वेश्चनर, ये क्वांटिटेटिव के अंदर आ गया, ठीक है। And this reliability in sociology was favored by positivist sociologists like Durkheim and all that, ठीक है। अब इसकी ना एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है रिलायबिलिटी की, लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए, वो ये है कि एक मेथड, कोई भी अ मेथड कैन बी रिलायबल, कोई भी रिलायबल हो सकता है मेथड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, ठीक है, बट नॉट वैलिड। सो दिस कि मतलब आप कह रहे हो यार ये जो मेथड है ना बड़ा रिलायबल है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर वैलिड हो, ठीक है। ये समझ आ गई आपको? अब इसके बाद आ जाओ टेम्पोरल रिलायबिलिटी, जो हम विच इज़ ऑफन एक्सप्लेन्ड इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल। रिलायबिलिटी की 2 ब्रॉड टाइप्स जो हम सबको पता होनी चाहिए। ऑलवेज मेक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ thing in your answer, okay? Now the very first is temporal reliability and the second is comparative reliability. Okay, temporal reliability is concerned with reproducibility of the same results at different time, okay. It is concerned with reproducibility of the same results
at different times. बार बार आप रिजल्ट सेम निकल रहा है और आप उसको डिफरेंट टाइम पर देख रहे हो, तो इसीलिए हम कहते हैं ये एक टाइम स्पेसिफिक रिलायबिलिटी है. क्या है? टाइम स्पेसिफिक, ऑल्सो नोन एज टाइम स्पेसिफिक रिलायबिलिटी. टाइम स्पेसिफिक रिलायबिलिटी का मतलब समझते हो? इफ द सेम रिसर्च इज कंडक्टेड अगेन एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम एंड प्रोड्यूसेस सिमिलर रिजल्ट्स. आपने एक सेम रिसर्च को वापस कंडक्ट किया लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, और उसने अगेन आपको सिमिलर रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस किए या प्रोड्यूस किए, ठीक है, इसे टेम्पोरल रिलायबिलिटी कहते हैं. So it is the consistency of research findings over the time. सिंपल मीनिंग में आपको यहाँ पे मैं ना एक सिंपल तरीके से लिखा देती हूँ ताकि कभी कभी ये डेफिनेशंस को हमें समझ नहीं आता है, हमें लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो मैं इसलिए सिंपली आपको लिखा देती हूँ. सेम रिजल्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स. ओके, अब हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. ये आप बहुत सिंपल तरीके से समझो. सेम रिजल्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स ही इसका मतलब है, ठीक है. एग्जाम्पल इसका ये है कि एक सर्वे हुआ था ऑन एटीट्यूड्स टूवर्ड्स इंटरकास्ट मैरिज कंडक्टेड इन 2020. ये एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल. 2020 में कंडक्ट हुआ था एक सर्वे जो कि एटीट्यूड टूवर्ड्स इंटरकास्ट मैरिज के रिलेटेड वो एटीट्यूड देखा गया था, उसके बेसिस पे सर्वे किया गया था. और 2020 में ये सर्वे किया गया कि एटीट्यूड क्या रहता है टूवर्ड्स इंटरकास्ट मैरिज का. 2020 में कंडक्ट कराया और 2022 में कंडक्ट कराया. नाउ देयर इज अ गैप ऑफ 2 years बट द रिजल्ट्स वर सेम. ओके, सो इट इज गिविंग सिमिलर रिजल्ट्स. दैट मीन्स इट इज टेम्पोरल रिलायबिलिटी कि टाइम कोई भी हो बट रिजल्ट आपका सेम रहेगा. सो यू नो दिस टेम्पोरल रिलायबिलिटी इट इज मैचिंग विद दिस टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. Okay, it is matching closely with this retest reliability. As I've already mentioned in, I don't know if I have mentioned or not, but it is emphasized in the quantitative methods. Okay, it is mentioned in, emphasis is put on these quantitative methods. Second comes this comparative reliability. Okay, see, comparative reliability is concerned with a change of targets. It is concerned with a change of targets, observers, testing methods, and therefore it is further classified as inter-item reliability. यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं टाइम स्पेसिफिक रिलायबिलिटी एंड इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज इंटर आइटम रिलायबिलिटी. इंटर आइटम रिलायबिलिटी इज लाइक द कंपैरिजन ऑफ 2 items. ओके, देखो जब हम कंपैरेटिव रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ चेंज ऑफ टारगेट्स, ऑब्जर्वर्स, टेस्टिंग मेथड्स. कंपैरेटिव रिलायबिलिटी में हम अगेन कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने टारगेट्स को चेंज कर दिया, मेथड्स को चेंज कर दिया, ये सब चेंज है, ऑब्जर्वर्स को चेंज कर दिया, टेस्टिंग मेथड्स को चेंज कर दिया. यानी कि जब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं क्रॉस डिफरेंट रिसर्चर्स या डिफरेंट मेथड है या कोई डिफरेंट ग्रुप है, आपको फिर भी कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा देखने को मिल रहा है. यानी कि जो डेटा है वो सेम है, चाहे आप ऊपर ग्रुप्स बदल दो या ऑब्जर्वर्स बदल दो या मेथड्स बदल दो, टारगेट्स बदल दो, इवन इफ यू आर चेंजिंग देम द रिजल्ट्स आर रिमेनिंग द सेम. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव रिलायबिलिटी. नाउ सिंपल मीनिंग में आप समझिए कि सेम रिजल्ट्स हैं बाय डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स. अलग अलग लोग हैं या अलग अलग रिसर्चर्स हैं या अलग अलग सिचुएशंस हैं, बट स्टिल द रिजल्ट्स आर सेम और इन डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, सो सेम रिजल्ट्स बाय डिफरेंट पीपल और रिसर्चर्स और इन डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, हम एग्जाम्पल से समझते हैं.
एक क्राइम स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिला, ठीक है, और ये अलग अलग एजेंसीज ने कलेक्ट किया था डेटा क्राइम का, लेकिन इसने जो ट्रेंड्स दिखाए, इट शोड सिमिलर ट्रेंड्स, ओके, it shows similar trends. So it is similar to this inter-observer reliability that we've already covered, and it is important in comparative, और जब आप क्रॉस कल्चरल स्टडीज को पढ़ रहे हो, कंपैरिजन जहाँ पर लेआउट हो रहा है, तो जब आप कंपेयर कर रहे हो बट स्टिल द रिजल्ट्स रिमेन्स द सेम, ओके। अब आ जाते हैं वैलिडिटी। आप एक लिख सकते हैं, आपको एक मैं शॉर्ट पैराग्राफ बोल देती हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज आई थिंक इफ आई राइट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. You can write simply like reliability in sociological research refers to the consistency of findings. It includes temporal reliability, which ensures stability of results over time, and comparative reliability, which ensures consistency across researchers, methods, or social context. So sorry that I'm not writing it again, but this is why I have dictated, ताकि आप note down कर लीजिए अपने नोटबुक्स में, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज वैलिडिटी, बिकॉज बहुत फिर टाइम चला जाता है एंड लेक्चर भी लंबा हो जाता है और लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट, एंड द थिंग इज दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. नाउ द लास्ट दिस लेक्चर इज अबाउट वैलिडिटी, मतलब लास्ट लेक्चर चैप्टर का नहीं है, ये लेक्चर में लास्ट कॉन्सेप्ट है वैलिडिटी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मेथड्स एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, ओके। नाउ वैलिडिटी क्या होता है, देखो, validity refers to whether a research tool actually measures what it claims to measure. यानी कि वैलिडिटी में रिसर्च टूल जो है, क्या वो सही मेजर कर रहा है जो चीज़ को मेजर करनी है, ठीक है, समझ आई? सिंपल मीनिंग इसका समझो कि वैलिडिटी का मतलब है क्या आप सही चीज़ को मेजर कर रहे हो, मेजरिंग द राइट थिंग और नॉट, ओके। वेदर अ रिसर्च टूल एक्चुअली मेजर्स, क्या वो एक्चुअल में एक रिसर्च टूल वही मेजर कर रहा है व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, जो उसको मेजर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आस्किंग इनकम क्वेश्चंस, आप इनकम क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है, टू मेजर इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो किस चीज़ को पता लगाने के लिए, वो सही है या नहीं है। अब यहाँ पे ये इकोनॉमिकल स्टेटस आप देख रहे हो, तो ऑब्वियसली इनकम क्वेश्चंस पूछना बिल्कुल यहाँ पे जायज़ रहेगा, वैलिड रहेगा, ओके, तो ये वैलिड हो जाता है। तो आस्किंग इनकम क्वेश्चंस to economic status, to measure the economic status, यहाँ पे measure लिख लीजिए, to measure the economic status is valid, ठीक है। अगर आपने जैसे किसी की religiosity को measure करना है, ठीक है, आप temple visits काउंट करोगे और बोलोगे कि मैंने इसका ना ये देख लिया कितना इंसान रिलीजियस है नहीं, इसके टेम्पल विजिट्स में काउंट कर रही हूँ, ये 2 ही बार गया हफ्ते में, ये 4 बार गया हफ्ते में, जब वो 5 बार गया ना, तो वो पक्का एक रिलीजियस इंसान है, तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्योंकि रिलीजियोसिटी को मेजर किससे कर रहे हो कि इसके मैं टेम्पल विजिट्स काउंट करती हूँ या इसके मैं मॉस्क में कितनी बार जाता है, दैट इज़ नॉट हाउ यू वुड मेजर इट, सो दैट इज इनवैलिड, ओके। सो इट इज इंटेंडेड वैलिडिटी ओके, वैलिडिटी is intended to measure the degree of achievement and if a result is valid, that means whatever you want to achieve you have achieved, अगर वो valid निकला तो, ठीक है। Validity tells the success of a research,
कि कितनी आपकी रिसर्च जो है वो वैलिड है. सो इट टेल्स दी वैलिडिटी क्या करती है, आपको सक्सेस ऑफ अ रिसर्च बताती है. ओके, so it is difficult to achieve a validity in a qualitative research as there are no fixed goals or outcomes in a qualitative research. तो ये आपको पता होना चाहिए कि qualitative research में वैलिडिटी को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, अब एक आपको अगर पता होगा, एक थिंकर हैं, एलान ब्रायमन नाम है उनका. सो अकॉर्डिंग टू Alan या Alan, whatever the pronunciation is, Alan Brayman, in his sociological research, according to him, okay, sociological research methods of 2012, he classified four types of validity. 4 types उसने वैलिडिटी की बताई, और उसमें है इंटरनल वैलिडिटी. ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल, मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्ट कह सकते हो, मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्ट, और इकोलॉजिकल वैलिडिटी. ठीक है, ये एलन ब्रायमन के हिसाब से है. ठीक है, अब इंटरनल वैलिडिटी क्या हो गया, इट अफर्म्स कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स. अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं. ठीक है, अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं, उनका कैजुअल रिलेशनशिप क्या है. फॉर एग्जांपल यूपी में आप देख लो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रहती है. तो यूपी एक स्टेट है, उसके अंदर की रिलेशंस कैसे हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रह रही है. JNK में जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, तो वहाँ इंटरनल आप अंदर की रिलेशनशिप्स को, कैजुअल रिलेशंस को जान पा रहे हो, अफर्म कर पा रहे हो अलग अलग ऑब्जर्वर्स के बीच में. एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होगा, इट इज़ दैट टाइप ऑफ वैलिडिटी दैट इट पर्टेन्स टू जनरलाइज द एस्पेक्ट्स and the degree to which results are applied to a larger population. एक आपने larger population ली, बहुत सारे लोगों को लिया, और आपने एक रिजल्ट निकाला और आपने वो जनरलाइज कर दिया कि यार ये पूरी पॉपुलेशन का आपने थोड़ा सा रिजल्ट निकाला किसी चीज़ का, कुछ एस्पेक्ट्स देखे, और आपने वो पूरा पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल देयर इज मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज, फैमिली, एक या 2 ग्रुप्स को आपने डिस्कस किया, उनकी मैरिज को या फैमिली, और पूरी यार ये सारे लोग ऐसे ही होते हैं, है ना हमारा. फिर हम इस तरीके से बोलते भी हैं कि वी टॉक अबाउट द फैमिली, इफ यू हैव स्टडीड अ फैमिली एंड द डिस्प्यूट्स दे हैव, फॉर एग्जाम्पल द couple is having a dispute regarding money or any aspect, and then you generalize this, girls are like this, they always are after money. So there is this generalization, every girl can't be after money or would break their relationship or would file a divorce just for money. But एक अभी आप देखोगे recent यही चल रहा है कि हाँ for the alimony they do this, है ना. तो आपने वो generalize कर दी term, that is external validity. Then comes measurement and construct. See, it is concerned with the fact that whether the majority of the data which is being employed, आपने एक majority of data लिया है जो भी आपने employ करने की कोशिश की है, क्या वो वही चीज़ क्लेम कर रहा है जो आप पता लगाना चाहते थे या नहीं. ठीक है, जो majority of data है वो आपने किस चीज़ के लिए यूज़ किया था. ठीक है, क्या वो वही चीज़ क्लेम कर रहा है कि नहीं. ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो. तो आप वो एक मेजॉरिटी के बेसिस पे डेटा निकालते हो ना, तो इज इट क्लेमिंग इट और नॉट, मेजरिंग व्हाट इज क्लेमिंग इट और नॉट. ओके, दैट इज मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्ट. उसके बाद आ जाता है इकोलॉजिकल. सी, इट इज दैट टाइप ऑफ वैलिडिटी इन विच हाउ क्लोजली यू एग्जामिन द रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल सराउंडिंग्स. नेचुरल सराउंडिंग्स के एस्पेक्ट में आप कैसे एग्जामिन कर रहे हो पूरी रिसर्च को. आप यहाँ पे पूरा फ्लोरा एंड फौना हमारा कवर हो जाएगा क्योंकि हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करें. अभी हमने पता, अगर आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, यूपीएससी के अंडर ऑलिव रिडली टर्टल्स काफ़ी न्यूज़ में रहता है, एनवायरनमेंट में भी हम पढ़ते हैं. सी, इट हैज़ कम अंडर इकोलॉजिकल वैलिडिटी. ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात कर रही हूँ मैं, ऑलिव रिडली
turtles has come under the ecological research, ecological validity, क्योंकि वो endangered species हैं, ये IUCN ने state किया. IUCN, what it is International Union for Conservation of Nature. So it has stated that कि ये endangered species हैं. ठीक है, तो इसे ecological आप validity के अंदर देखोगे. ठीक है, और ये आपको एक चीज़ समझनी है, इसमें भी एक लिमिटेशन है. अ मेथड कैन बी वैलिड, कोई भी मेथड है वो वैलिड हो सकता है. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो. आप कह रहे हो ये मेथड ना वैलिड है बट लेस रिलायबल. ओके, अब हम रिलेशनशिप अगर देख लें, रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. क्या रिलेशनशिप है इनका? देखो, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी की बात करती है, लेकिन वैलिडिटी एक्यूरेसी को देखती है, कितना एक्यूरेट है, ये वैलिड भी है या नहीं. ठीक है, वो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स को देखती है. रिलायबिलिटी, यहाँ मैं रिलायबिलिटी की लिख रही हूँ, वहाँ वैलिडिटी क्योंकि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स. यहाँ आप करेक्ट मेजरमेंट को देखते हो. कंसिस्टेंसी, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स, यहाँ पे एक्यूरेसी, करेक्ट मेजरमेंट. ठीक है, देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो. अ स्टडी मस्ट बी रिलायबल, वो रिलायबल होनी चाहिए टू बी वैलिड. वैलिड होने के लिए उसे रिलायबल होना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है. बट अ रिलायबल स्टडी मे नॉट बी वैलिड, कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो रिलायबल स्टडी है वो वैलिड हो. ठीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो मेनी पीपल एक्सप्लेन दिस और नॉट, बट ये चीज़ मुझे लगता है थोड़ा आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए. हम ना पॉजिटिविस्ट को और इंटरप्रेटिविस्ट को पढ़ रहे हैं, है ना, और हमने आई थिंक पढ़ भी लिया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिए. तो इनका क्या व्यू रहता है? जो पॉजिटिविज्म है ना, वो रिलायबिलिटी पे एम्फेसिस डालता है. सो इट एम्फेसाइजेस रिलायबिलिटी. और ये किस पे एम्फेसिस डालता है? वैलिडिटी पे. इंटरप्रेटिविस्ट एम्फेसाइजेस ऑन वैलिडिटी. पॉजिटिविज्म फोकसेस ऑन द क्वांटिटेटिव मेथड्स and interpretivism focuses on the qualitative methods. Okay, positivism objectivity को देखता है, objectivity, and यहाँ पे आपको subjectivity and meaning देखने को मिलेगा. ये हमने पहले भी पढ़ा है, subjectivity and meaning. ठीक है, यहाँ पे जो मेजर एक्सपोनेंट रहेगा वो डर्काइम रहेगा, एंड यहाँ पे मैक्स वेबर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है कि व्हाट इज़ रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज़ वैलिडिटी. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आई थिंक द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.